सबसे पहले जो शीर्षक है इस कविता का 12 क्लास का उस बुक का रेनबो पार्ट 2 का है ना, पार्ट 2 का पहला चैप्टर कविता में पोएट्री सेक्शन का खंड ग चाहे खंड बी, सेक्शन बी में पूछा जाता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है शीर्षक का नाम? मेरे प्रिय या मेरे प्रिय लव चाहे महबूबा, लव का मतलब यहाँ प्रेम नहीं, महबूबा किसी लड़की को बोला जा रहा है कि मेरे प्रिय महबूबा या मेरे प्रिय प्रेमिका आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं या मैं नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय प्रेमिका तुम डरो मत, तुम भयभीत में हो, इमोशनल हो, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा हूं, ऐसे करके कुछ शीर्षक है। तो प्रिय प्रेमिका या मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता हूं या नहीं जा रहा हूं। इसका लेखक कौन है? जॉन डोन। इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जॉन डोन के बारे में। इंट्रोडक्शन, JOHN, जॉन डोन। जॉन डोन का जन्म याद है था, कल बताए थे। पहला पॉइंट, बॉर्न कब है? 1572 में, और डाइड 1631। क्लियर है यहां तक? आगे कह रहा है कि जॉन डोन को पायनियर माना जाता है। पायनियर, पायनियर मतलब मार्गदर्शक या आगे आगे मार्ग बनाने वाला या गाइड करने वाला किसी चीज को, किसी समाज को। ये क्यों इसको पायनियर कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इनका रचित जो पोएट था, सॉरी पोयम जो था या पोएट्री इसको बोल सकते हैं, क्या इनके द्वारा जो रचना होती थी पोएट्री, इसका कुछ खास गुण था। नंबर 1, इनके द्वारा रचित कविता में लिरिकल होता था, लयमय, लयबद्ध या गीतमय होता था। कैसा होता था? गीत जैसा, लिरिकल जुड़ा रहेगा, उसका जो राइम्स रहेंगे। और दूसरा इसमें था कि सैट्रिकल होता था। सैट्रिकल, सैट्रिकल मतलब क्या? कमेंटबाजी, यानी कि उसमें कुछ बातें रहती थी जो लोगों को तीखा लगता था। सैट्रिकल वही ना था, किसी के ऊपर कटाक्ष मारना, मतलब क्या? आलोचनात्मक बोल सकते हैं इसको। आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज किसी को क्रिटिसाइज होता है, SIZD, ये ना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करने वाली बातें इनकी कविताओं में पाई जाती थी। वर्ष मतलब पद होता है। और इनके कविताओं का नाम है, खास करके वैसे कविताओं को धार्मिक कहा जाता है या आध्यात्मिक कविता कहा जाता है, जिसका वर्ड है मेटाफिजिकल पोयम। इस पोयम का क्या नाम है? मेटाफिजिकल। एक वर्ड बन सकता है ऑब्जेक्टिव। मेटाफिजिकल किसको कहते हैं? तो वैसा पोयम जिसमें लिरिकल हो और सैट्रिकल हो, यही ना, मेटाफिजिकल। याद हो जाएगा आगे। मेटाफिजिकल। इनका जन्म, जॉन डोन का जन्म लंदन में हुई थी। कहां हुई थी? लंदन में। इनका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में दे रहा है कि इनके फैमिली लोग रोमन कैथोलिक थे। कैसे थे? क्रिश्चियन रिलीजन का, क्रिश्चियन बोलते हैं या क्रिश्चियन बोलते हैं। क्रिश्चियन धर्म का एक अलग उसका डिनोमिनेशन है। क्रिश्चियन का अलग अलग उसमें भी भाग होता है, डिनोमिनेशन बोला जाता है इसको। डोमिनेशन, कौन सा डिनोमिनेशन के थे लोग? तो रोमन कैथोलिक। क्या थे ये लोग? रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस। एक प्रकार का भाग है क्रिश्चियन का। जैसे प्रोटेस्टेंट होते हैं, एंजेलिकल चर्च होता है ना, पेंटिकोस्टल होते हैं, बहुत सारे विभिन्न ब्रांचेज हैं क्रिश्चियन के में भी। वही लिखा है कि इन्होंने वैसे परिवार में जन्म लिया था जिनका परिवार एक समृद्ध है, जाने माने मतलब समृद्ध यानी रिच फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और उनके फैमिली लोग जीसस क्राइस्ट को यानी रोमन कैथोलिक को मानते थे। हाँ, इनके पिता या इनके फैमिली लोग ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। कौन थे? व्यापारी, ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। एट टाइम, उस समय जब एंटी कैथोलिक के विरुद्ध इंग्लैंड में क्या हो रहा था? दंगा हो रहे थे। जब विरोध चल रहा था, किसके विरोध में? रोमन कैथोलिक के विरोध में। जो लोग थे इसके एंटी कैथोलिक, एंटी कैथोलिक का मतलब होता है इसका विरोधी, रोमन कैथोलिक का विरोधी। जब इंग्लैंड में इन लोगों का विरोध किया जा रहा था आम जनता के द्वारा, या सिंपल में उस समुदाय का नाम है, क्रिश्चियन का दूसरा डिनोमिनेशन है, उसका नाम है प्रोटेस्टेंट। क्या नाम है? वो लोग विरोध किया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, अगेंस्ट, किसी का अगेंस्ट करना। तो प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन है वो लोग केवल बाइबल के वर्ड को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजा को नहीं करते हैं। जबकि रोमन कैथोलिक में जाएंगे तो माता मरियम को लोग पूजा करते हैं, और उनके विभिन्न जितने चेले हैं उसमें देखिएगा आर्ट बनाया रहता है, उनका लोग पूजा करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं। इसमें क्या रहता है? बाइबल के आधारित जो भी वचन है उसके ऊपर लोग चलते हैं, प्रोटेस्टेंट। यानी सिंपल, जब जिस वर्ष में यानी इनका जन्म 1572 हुआ, तो इससे पता क्या चल रहा है कि इंग्लैंड में उस समय 1572 के आसपास इनके विरोध में आंदोलन चल रही थी या दंगा फसाद हो रहे थे इंग्लैंड के प्रजा के तंत्रों में, यही ना। आगे
डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ रिलीजन। चूंकि ये रोमन कैथोलिक के थे, उस समय ऐसा खराब माहौल था इंग्लैंड का कि इनको कॉलेज से बाहर फेंक दिया गया। उनको डिग्री उपाधि नहीं, यानी कि पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया, कॉलेज डिग्री का नहीं कर पाया, पूर्ण नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, इनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया, कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। कॉलेज का नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा विश्वविद्यालय? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको त्याग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे धर्म के थे, और उस धर्म का नाम क्या था? रोमन कैथोलिक, क्रिश्चियन रिलीजन। आगे ही स्टडीड लॉ, फिर दूसरे जगह से इन्होंने लॉ की पढ़ाई किया, यानी कि एलएलबी किए होंगे, यही लगी एलएलबी का पढ़ाई किए होंगे। और थियोलॉजी, धार्मिक ज्ञान, डीटीएच बोलते हैं इसका, डिग्री का नाम है बैचलर ऑफ थियोलॉजी, डीटीएच, डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी होता है ना, डिप्लोमा ऑफ टेक्निकल, अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग, उसी तरह इसमें भी बैचलर ऑफ थियोलॉजी, डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी, डॉक्टरेट ऑफ थियोलॉजी, डीटीएच होता है, एक डिप्लोमा होता है डीआईपी, डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी, डॉक्टरेट, बहुत सारे डिग्री है, जैसा जिस आधार में पढ़ना हो। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? विभिन्न धर्मों के ग्रंथों के बारे में अध्ययन कराया जाता है, स्पेशल कोर्स होता है थियोलॉजी की पढ़ाई। धार्मिक ज्ञान, तो इन्होंने कानून की पढ़ाई की, इन्होंने धर्म विज्ञान की पढ़ाई की। एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नवल एक्सपेडिशन, युद्धाभ्यास, नौसेना, नवल एक्सपेडिशन में इन्होंने भाग लिया। नवल, नौसेना होता है ना, नौसेना, एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन में इन्होंने क्या कर लिया? भाग लिया। 2 बड़े बड़े एक्सपेडिशन में वो भाग लिया, यानी इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि इन्होंने जॉब किया है नौसेना में, ये ना पता चल रहा है जी, भाग लिया। एंड बिकम सेक्रेटरी, और वहां पर एक पद मिला, और पावरफुल नोबेल पद, और सेक्रेटरी, सचिव का पद इनको मिला। क्या मिला? सचिव का। किसमें? नवल में, नेवी में ज्वाइन किए जॉब, वहां सेक्रेटरी में एक नोबेल पद पे इनको मिला। नोबेल मतलब एकदम बढ़िया, नोबेल जाना माना पद, पावरफुल नोबेल पद इनको मिला। पावरफुल और नोबेल 2 गुण दिया इस पद का, पावरफुल, यानी सिंपल, ये नौसेना में भी अपना सेवा दिया है, जिसमें से 2 नवल एक्सपेडिशन में इनका भी भाग था, ये इन्होंने शामिल हुआ था। क्लियर है? आगे उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना जॉब को खो दिया। अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। उनका जो देखरेख करने वाला था पैट्रन, उनके ही भतीजी से ये क्या कर लिए? शादी कर लिए। पैट्रन्स नीस, उनके भतीजी से एक शादी कर ले, जिसके चलते इनको अपना नौकरी भी, जॉब भी गंवाना पड़ा, नौकरी से बाहर इनको फेंक दिया गया। हो सकता है मे भी यहाँ पे जो अधिकारी होंगे उनके नीच से क्या कर लिया हो? शादी कर लिए होंगे, इसलिए उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। कब? हाँ, उसके बाद कर रहा है कि इन 1615 एट द एज ऑफ 42, और 1615 में इनका एज कितना हो गया? 42 वर्ष के। कितने वर्ष के हो गए? 42 वर्ष, एज इनका हो गया 42 ईयर्स। 1615 का बात कर रहे हैं। क्या हुआ 1615 में? इन 1615 at the age of 42 Don accepted ordinance in the Anglican Church and soon became one of the greatest preacher of his time। और उस समय के उन्होंने फिर इस नौकरी से बाहर आया तो क्या किया? पास्टर के रूप में जाकर काम करके, प्रीचर मतलब प्रचारक होता है, जो जीसस क्राइस्ट के दिए हुए वचनों को पूरे दुनिया में जाकर फैलाता है, प्रचार करता है, उसी को बोलेंगे प्रीचर। प्रीचर बहुत प्रकार का होता है, इसमें होता है पास्टर, प्रेसबाइटर, ये सब नोट कर सकते हैं आप लोग। प्रेसबाइटर धार्मिक वर्ड है, और फादर, रोमन कैथोलिक में फादर है ना, एवेंजेलिकल, इवेंजेलिकल, ठीक है, बहुत सारे गए, इवेंजेलिन बोलते हैं, इवेंजेलिकल बहुत सारे हैं। और प्रोफेट, भविष्यवाणी करने वाले भी होते हैं, प्रोफेट, ये सब क्या है? पोस्ट है। पास्टर, प्रेसबाइटर, फादर, इवेंजेलिकल, प्रोफेट, ये क्या है? ये सब अलग अलग पद है मिशनरियों का, यानी प्रचार करने वाला का। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे इसमें से ये वर्ड नया है, आप लोग नहीं सुनेंगे, प्रेसबाइटर। बाकी फादर का तो इवेंजलिज्म भी नहीं सुने होंगे, नहीं ना? तो हमको पता है कौन कौन भारी वर्ड है, लेकिन लिखिएगा नहीं आप लोग। चलिए आगे बोलते हैं। हाँ, कि 1615 में क्या होगा? इन्होंने जाकर जब 42 वर्ष के हुए तो इन्होंने ऐसा कुछ शपथ ग्रहण कर लिया या कुछ ले लिया अपना मंत्र, उस क्रिश्चियन धर्म में जाकर इन्होंने क्या किया? 1615 में कौन सा चर्च ज्वाइन कर लिया? एंजेलिकल। वह चर्च का कंसेप्ट जो लोग एंजल में, यानी स्वर्गदूत में, ईश्वर के दूतों में लोग विश्वास करते हैं, एंजेलिकल चर्च। तो एक प्रकार का ये चर्च हो गया। तो मैं 3 प्रकार के चर्च बता दिया, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और तीसरा एंजेलिकन। क्लियर है? तो वहां पर जाकर वो पास्टर के रूप में, यानी सिंपल प्रचारक के रूप में वहां सेवा दिया, यानी काम किया। आगे लिखा है
In love, lyricism Don broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. यहां तक पहले ध्यान लीजिए, अब कविता का बात कर रहा है, ठीक है ये, हाँ चलिए, लाइट जल रहा है ना? मिटा दो। ये हो ठीक, कहां तक गए थे हम लोग? हाँ, इनके बारे में परिचय खत्म हो गया। अब इनके द्वारा रचित एक कविता के बारे में कहा जाए कि इनके कविता में क्या क्या है। तो कविता का शीर्षक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय माधुरी या मेरे प्रिय प्रेमिका मैं जा नहीं रहा हूं तुझे छोड़कर। अब सुनिए इनका कविता कैसा है। इन लव, इसका सिंपल फंडा है कि ये लव पर पोएम लिखा करते थे, लव अफेयर्स या लव मैटर्स पे ये क्या करते थे, पोएम लिखा करते थे। इन लव में इसमें गीत में रहता था, लयबद्ध रहता था, लिरिसिज्म, लिरिकल होता है ना ये, लिरिसिज्म यानी कि लयबद्ध, गीत में रहता था इनका कविता, सॉरी हाँ कविता। डोंट ब्रोक कंप्लीटली विथ पेट्रार्चन ट्रेडिशन, जो पूर्व से ट्रेडिशन आता चल रहा है सोनेट वाला, उसको ट्रेडिशन को, परंपरा को इन्होंने क्या कर दिया, पूरा तोड़ दिया। और उस ट्रेडिशन का नाम स्टार डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है पेट्रार्चन, यही ना, पेट्रार्चन ट्रेडिशन यानी पूर्वज से जो चलते रहा है। पेट्रार्चन ट्रेडिशन क्या था कि वो लोग पैटर्न फॉलो करते थे ना, जैसे सोनेट कल हम बताए थे, क्या था सोनेट, सोनेट होता है 14 लाइन का, इसको दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं ऑक्टेव, एक को सेस्टेट, क्या बोलते हैं सेस्टेट। तो ऑक्टेव में 8 लाइन का कविता होता है, इसमें 6 लाइन का सेस्टेट में, यही ना। तो ये सब परंपराओं को तोड़कर इन्होंने अपना दो सिस्टम बना दिया, उसको बोलते हैं लिरिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म। सिंपल बोलेंगे, आलोचनात्मक और गीतमय वाला अपना एक अलग तरीका इन्होंने लॉन्च किया, क्लियर है। और उसमें लॉन्च करके क्या लाया, दो चीज को लाया, अरे समझ इसको ब्रेक किया। देखो पेट्रार्चन ट्रेडिशन को ब्रेक करके नया लागू किया। पहला, ये इंटेलेक्चुअल चीज उसमें दिखाई देगी इनके पोएम में, यानी कि बौद्धिक चीज, इंटेलेक्चुअल मीनिंगफुल। बी में कोलिकल टोन, क्या मीनिंग का लिखवाए थे जी, कोलिक्यूअल का, कोलिक्यूअल टोन का मतलब क्या, उसमें जो रहेगा सेम टोन रहेगा, हाँ बोलचाल यानी कि टॉकिंग वाला, यानी सिंपल भाषा में उनका पोएम रहेगा, यही ना बोलचाल की जो वर्ड होती है शब्दों की, यानी सिंपल, बौद्धिक भी रहेगा और सिंपल भी रहेगा। अच्छा आगे, हिज लव पोएम्स इज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी, और इसमें सी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है, साइंस एंड जियोग्राफी का भी ये क्या है ना, प्रयोग किए हैं, इन्होंने प्रयोग किया है। टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल इंटेलेक्चुअल टीचिंग। क्यों इसको साइंस का प्रयोग करते थे कि इसके साथ तो क्या क्या जोड़ सकते, ऐसे पॉइंट मुद्दा उसमें लाते थे, वार किया है, हैमर किया है, कंबाइन करना यानी मिलाना, दोनों को मिलाना, किसको किसको मिलाना है, पैशन को प्लस वर्बल को। अरे समझ में, मन की इच्छा प्लस शब्द, मन की इच्छा, मन में जो योजना है, इच्छा है, उस इच्छा को प्लस शब्द को इन्होंने अपने कविताओं में उकेरा है या संधारित किया है, ठीक है। और वह एंड वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग प्लस इंटेलेक्चुअल, तीन चीज पे इन्होंने आपस में जोड़ दिया, इंटेलेक्चुअल टीचिंग, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। कंबाइन इनके पोएम में क्या क्या चीजें, इंटेलेक्चुअल बातें होती है, पॉलिटिकल लैंग्वेज किया गया है, साइंस जियोग्राफी का, और इन्होंने कोशिश किया है कि मन की इच्छा यानी पैशन को और वर्बल यानी शब्द को आपस में मिलाकर एक बढ़िया लिरिकल पोएम का निर्माण करें। खत्म कहानी, आगे। अब लिखा है कि डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग सोनेट, और इनको किस नाम से जाना जाता है, किसके लिए फेमस है, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का आ सकता है, 4 लाइन में लिखना है कि किस लिए जानते थे, लिखेंगे डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज वर्क्स, अपने कामों के लिए जाने जाते थे। तो काम कौन कौन है, तो नंबर 1
उनके द्वारा रचित सॉन्ग्स, गीत, गीत और कविता, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, क्लियर है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते थे। दूसरा सैटर्स एंड एलिगीज, सैटर्स मतलब बता दिया कमेंट करने वाला, एंड एलिगीज मतलब दुख भरी पोयम, एलिगीज मतलब क्या होता है, शोक गीत, क्या बोलते हैं इसको, शोक गीत। और तीसरा है सरमन्स यानी बाइबल का, यानी कि सर्वम मतलब उपदेश, धार्मिक ज्ञान वाले पोयम, उपदेश होता है। सर्वम मतलब क्या होता है, उपदेश, यानी रिलीजियन से रिलेटेड उपदेश वाली कविताएं लिखा करते थे। ये 3 प्रकार के ये कविताएं लिखते थे, इसलिए ये क्या थे, फेमस थे। इसके बाद इनके कविताओं में जो जिन्यून चीज था वो उसको भी इंपॉर्टेंट है, जिन्यून पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंथ एंड डिजिटल इमेजेस क्रिस्टलाइज ऑल द पोएटिक क्रिएशन। इनका जो कवितात्मक सृजन होता था इसको बोलेंगे पोएटिक क्रिएशन, पोएटिक, इनके पोएटिक क्रिएशन यानी पोएम जो लिखते थे, रचना करते थे, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। पहला कि उसमें पोएटिक फीलिंग रहेगा, जिन्यून पोएटिक फीलिंग, पहला जिन्यून यानी जो ओरिजिनल होना चाहिए, वास्तविकता में जिन्यून पोएटिक फीलिंग, काव्य वाला उसमें भावनाएं दिखाई देगी आपको, फीलिंग्स। सेकेंड हार्श मीटर्स, HARSH, हार्श मीटर्स। थर्ड वन क्या है जी, स्ट्रैंड, STRAIMED, स्ट्रैंड। फोर्थ वन इज विम्सिकल, विम्सिकल इमेजेस को कैरेक्टराइज किया जाता था इनके पोयम में, यानी कि चित्रित किया जाता है, कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइज, ठीक है, कैरेक्टराइज, CHARACTERISE, कैरेक्टराइज किया जाता था इन चारों चीजों को, क्लियर हो जाएगा। यानी कि इनका जो कवितात्मक संरचना या जो भी वो रचना करते थे, क्रिएट करते थे, लिखते थे कविता, उसमें पोएटिक यानी कविता वाली फीलिंग आती थी ओरिजिनल, हार्श मीटर्स रहता था, स्ट्रेन रहता था, और विस्मिकल इमेजेस या इमेजिनरी की पावर उसमें यूज किए जाते थे। खत्म। तो कल मैंने बोला था कि एक एक्टिविटी करके लाएंगे, लिख के लाए हैं आप लोग कि जब फैमिली से हम दूर होते हैं, हॉस्टल में जाते हैं तो कैसा फीलिंग होता है, या किसी को स्टेशन पे बस पे छोड़ने जाते हैं तो कैसा आप महसूस करते हैं, क्या फीलिंग होता है। अच्छा जनरली पूछ रहे हैं क्या फीलिंग होगा। मान लो हमको तुम लोग भेज दिया हॉस्टल में, या तुम लोग हॉस्टल में जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो कैसा फीलिंग होगा। पहले तो आंख में आंसू आएंगे, मन उदास हो जाएगा ना, तो यही सब तो लिखना था कि हम उदास हो जाएंगे, लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, 5-6 भाई बहन घर में, ओपन से नहीं मिलेगा, दुकान पे घूमने का नहीं मिलेगा, ये सब में कमी चलेगी जी, है ना, समय व्यतीत करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप लोग तो खोना नहीं चाहते हैं, खाली पाना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक ना होगा, या तो खोइए ना तो पाइए। ठीक, आते हैं सिलेबस पे। अब स्टार्ट किया गया पोयम, इंट्रोडक्शन में कोई डाउट मैंने कोई छूटा है नहीं। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 1, ये मिटा देता हूं। कविता के हम लोग पैराग्राफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंजा। स्टैंजा फर्स्ट में देखेंगे क्या है, और कवि की भावनाओं को समझना कि आखिर क्यों एक प्रेमिका को छोड़कर जाना चाहते हैं कवि जी, महाराज जी क्यों छोड़ के जा रहे हैं। सुन लीजिए, सुनिए, लिखा है पहला स्टैंजा पेज नंबर 126 पे ही 2 लाइन का स्टैंजा है, स्टैंजा का पार्ट है, फर्स्ट स्टैंजा में ही हमें लिखा है, मैं इसमें लिख भी देता हूं क्योंकि टाइम नहीं लगेगा लिखने में। लिखा हुआ है, तो बोलिए तो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नेक्स्ट फॉर वियरीनेस, पुराना वर्ड दिया है, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, दी मतलब यू, दी मतलब यू, मैं पुराना इंग्लिश में पढ़ाया था, सेकंड में पढ़ा चुका हूं ना, तो लिख रहा, ध्यान से इसके भाव को समझना है। कह रहा है कि मेरे प्रिय महबूबा, जो बाबू सोना सब करता रहता है ना, उसको बाबू सोना भी मान लो, मेरे प्रिय बाबू सोना मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा हूं। अच्छा, फॉर वियरीनेस, वियरीनेस मतलब क्या होता है, टायर्डनेस, थकान, टायर्डनेस ऑफ यू, मैं तुमसे थक नहीं गया हूं, मेरे बारे में उल्टा मत समझना, मैं जा रहा हूं एंग्लिकन चर्च में पास्टर बनने या सन्यासी बनने 42 के एज में, तो मैं तुझको छोड़ गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझको त्याग रहा हूं, या मैं तुझसे थक गया हूं, या मैं तुझसे उब गया हूं,
इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कि मेरे प्रिय महबूबा, मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मैं आपसे उब गया हूं या मैं आपसे परेशान हो गया, मैं कुछ मिशन पे जा रहा हूं, एंजेलिकल चर्च ज्वाइन करने जा रहा हूं, यानी कुछ संन्यास लेने जा रहा हूं, तो अपने धर्म के कामों के लिए, है ना। जैसे मोदी जी संन्यास ले लिए, पत्नी को छोड़ प्रधानमंत्री बन गए, उनका अपना लक्ष्य था। उसे योगी जी संन्यास बनकर मुख्यमंत्री बन गए, है ना। तो अपना लक्ष्य होता है, जो व्यक्ति लक्ष्य के पथ पर चल जाएगा वो सही में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, भले क्यों ना उसका अपने प्रियजनों को, अपने पत्नी को, अपने पति को छोड़ना पड़े। उसी तरह का रहा है कि जॉन डन कह रहे हैं कि है मेरे प्रिय माधुरी या जो कुछ भी हो, प्रिय प्रेमिका, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता हूं, और ये मत समझना कि मैं तुझसे थक चुका हूं या उब चुका हूं। क्लियर है। तो यहां पर एक मीनिंग आया टायर्डनेस या वियरीनेस। पेज नंबर 127, पेज नंबर चेंज कर देते हैं, और स्टैंजा नंबर अभी 1 नहीं है। नॉर इन द होप, यहां लिखते जा रहे हैं पोएम, नॉर इन द होप, और मैं इस आशा में नहीं हूं कि द वर्ल्ड शो मी, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव, पर्याप्त प्रेम देना, अ फिटर लव, इनफ लव फॉर मी। ये राइदम बनाने के लिए डबल ही डाला गया, मी मतलब पहले एम ही होता है, लेकिन राइदम बनाने के लिए देखो यही होता है सिलेबस इसका, जो सोनेट का था ना एबीसीडी एबीसीडी, तो वही होता है। देखो वो मात्रा आ रहा है, उच्चारण कर रहे हैं तो सो, वो मात्रा आ रहा है तो इसका राइदम क्या बनेगा, इसका ट्रैक बनेगा ए बी। बना ट्रैक नहीं बना? बना ना। कल वाला जो फॉर्मूला बताए थे सोनेट में, ए बी, क्यों? क्योंकि दोनों मिल रहा है, ओ गो सो, वो आ रहा है लास्ट में उच्चारण। उसी तरह दी, ई मात्रा, यहां भी ई, नी, अरे समझ में। तो ये क्या हुआ, यही हुआ ट्रैक। पोएम का क्या होता है, ट्रैक होता है, लिरिक का पोएम, रिदम, राइदम बोलते हैं, राइदम ट्रैक, ए बी चल रहा है अल्लाह में। तो इसको अब समझना है। दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी, मैं इस आशा में आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं कि दुनिया आपसे ज्यादा हमसे प्रेम करेगी, या आपके जैसा हमको प्रेम, आपसे ज्यादा हमको प्रेम करेगी। कौन? दुनिया। मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूं, नो, नहीं कि मैं ये उम्मीद लेके जा रहा हूं, आशा लेके जा रहा हूं कि दुनिया मुझे पर्याप्त प्रेम देगी आपसे भी ज्यादा, मैं इसलिए आपको संन्यास देकर, यानी कि आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इसे नहीं समझना मेरे बारे में, नेगेटिव चीजें नहीं लाना है। वही लिखा है कि और मैं इस उम्मीद में या आशा में जा रहा हूं कि दुनिया हमारे प्रति उपयुक्त प्यार देगी या हमारे प्रति सहानुभूति दिखाएगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं पोएम में। बहुत छोटा पोएम है, खत्म हो जाएगा। बट परंतु सिंस दैट आई मस्ट डाई, डाई मतलब मरना, यही ना जी, मस्ट डाई, यहां लिख देंगे DIE, डाई, मस्ट डाई एट लास्ट, दिस इज बेस्ट, क्या लिखा हुआ है, दिस इज लिखा हुआ है, दिस इज बेस्ट शॉर्ट फॉर्म है। क्या ये, दिस इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फी इन बेस्ट, टू यूज माई सेल्फी इन जेस्ट। अब आर में पैटर्न बदल रहा है, देखो यहां फॉर्मूला क्या था, ए बी, अब दोनों लाइन क्या हो गया, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फी इन जेस्ट। सी आएगा नहीं सॉरी, ये एक नया आ गया, तो यहां इसको सी मान लेंगे, फिर डी और डी आ गया। अरे सब कैसे बना रहे हैं हम, जो एक जैसा है उसको एक कोड वर्ड डाले हैं, जो अलग है, जैसे आई, तो आई अभी कहीं नहीं आया है तो उसको हम सी मान लिए। आई दोनों देखो टी लास्ट में आ गया उच्चारण, जेस्ट, बेस्ट, रेस्ट, चेस्ट, तो जैसा उच्चारण आएगा उसको हम क्या मान लिए, डी। तो 2 बार डी लाइन है तो इसको डी, ऐसे पैटर्न बनाना है। ऐसे पूछेंगे तो कल बना दीजिएगा पैटर्न। मान लीजिए 4 लाइन पोएम देंगे, हम बोलेंगे उसका रिलिकल बनना हो तो बन जाएगा ना अपना शेष पहचान कर। ठीक, तो 2 नंबर का समझो अभी अगर दे देंगे, 4 लाइन का पोएम को उठा के दे देंगे, चिपका के इसी में क्या अपना पैटर्न बना लेना। तो आगे समझिए, कह रहा है यहां तक तो क्लियर था। फिर से मैं जाता हूं पर कि मेरे प्रिय प्रेमिका या सुंदर या जो भी हो, प्रिय प्रेमिका, मैं आपको छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आप यह न सोचे कि मैं आपसे उब गया हूं या थक गया हूं या परेशान हूं, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, ये बात नहीं है। दूसरा, मैं इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूं, नॉर, नाइदर नॉर का प्रयोग होता है ना, आइदर नाइदर नॉर, मैं इस आशा में भी नहीं जा रहा हूं, इस उम्मीद से नहीं जा रहा हूं कि दुनिया हमको पर्याप्त प्यार देगी। फिटर लव मतलब क्या होता है, जितना चाहिए, उपयुक्त लव, उपयुक्त बोलते हैं इसको, बोलते हैं
उपयुक्त, फ्यूटर मतलब उपयुक्त का मतलब जितना चाहिए उतना प्रेम या आपसे ज्यादा हमको दुनिया हमसे प्रेम करेगी, इस आशा में मैं नहीं जा रहा हूं आपको छोड़कर। आगे, मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन हमको मरना ही है। हमको क्या, सबको एक दिन इस पृथ्वी से जाना ही है। दिस इज द बेस्ट टू यूज माई सेल्फी इन जेस्ट, और यही एक बहाना है कि मैं अपने आप को ही क्या करूंगा, मैं मतलब ये समझकर मैं बाहर जाऊंगा कि एक दिन तो मरना ही है। लिखा हुआ है, इससे लिखा है कि लेकिन अंततः मुझे मरना ही है। मस्ट डाई एट लास्ट, सबको अंततः मरना ही है एक दिन। इससे अच्छा है कि मैं मृत्यु का बहाना बनाकर स्वयं को बहलाकर मैं अपने आप को क्या करूंगा, अच्छा समझूंगा। जेस्ट मतलब मजाक करना, जेस्ट मतलब क्या होता है, मजाक, मौक करना, मजाक करना। मैं अपने आप को मना रहा हूं, बहला रहा हूं कि एक दिन मरना ही है, इससे बढ़िया है कि मैं यहां से चला जाऊं, क्योंकि एक दिन हमको मरना। मस्ट डाई एट लास्ट, दिस इज बेटर, यही अच्छा है कि मैं अपने आप को, सेल्फी मतलब क्या होता है, स्वयं का फोटो खींचना, तो मैं अपने आप को महलाकर, अपने मन को बहलाकर, फुसलाकर, मजाक कर अपने मन को मैं जा रहा हूं। यानी कहने का मतलब कि इच्छा तो नहीं है कि तुमको छोड़कर मैं जाऊं प्रेमिका, लेकिन अपने मन के इमोशन को कंट्रोल करके हमको आगे बढ़ना पड़ रहा है धर्म के रास्ता पे। समझ में, क्योंकि एंजेलिकल चर्च में क्या जा रहे थे, वहां पर कुछ अपना शपथ ग्रहण करने जा रहे थे या सेवा करने जा रहे थे, प्रीचर बनने। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जेस्ट का मतलब क्या दिया हुआ है, मीनिंग जोक होता है, मजाक करना, ठीक है, या समथिंग डन टू अम्यूज, या ऐसा कुछ कर देना जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाए। मान लीजिए आज हम है, कल हम पूनम को कह दिए कि हम जा रहे हैं पास्टर बनने, संन्यास लेने, तो अचानक कोई क्या कहेगा, अम्यूज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ठीक है, मैं अपने आप को मन को बहलाकर अपने आप से मजाक कर कर मैं यहां से जाना चाहता हूं मेरी प्रेमिका, एक दिन सबको तो मरना ही है। मस्ट डाई एट लास्ट, दिस इज बेस्ट, सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने आप को मना लेता हूं कि चलो किसी तरफ ठान लिए तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ो, आगे अब स्टार्ट होता है, उसी का एक लाइन और बच गया है। डज बाई फैंड गेट्स टू डाई, डज THES, डज बाई फैंड, है ना, फैंड गेट्स टू डाई, गेट्स टू डाई। कह रहा है कि कल की रात, या सॉरी कल की रात नहीं, ऊपर वाला बाकी है ना, ठीक है, मैं अपने अपने बहला कर बाई फेंट द डेथ टू डाई, मैं मृत्यु, लिखा है ना, क्या लिखा है जी इसको, हाँ, मैं मृत्यु का बहाना बनाकर स्वयं को बहलाना या फुसलाना चाहता हूं। इसी का एक लाइन था, छूट गया था, इसी का एक लाइन यहां समझेंगे। मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन सबको मरना है, ठीक है, यहां तो फुल स्टॉप। इसके बाद इससे यही अच्छा होगा कि दिस इज द बेस्ट, यही अच्छा होगा कि मैं अपने आप से मजाक कर लूं, अपने आप से बहला लूं कि डज बाई फेंट डेथ टू डाई, एक दिन सबको क्या करना है, मरना ही पड़ेगा। मरने के लिए अपने आप को मारना पड़ेगा। अरे समझे, जिसे हमको मरना तो है एक दिन सबको, लेकिन उसके लिए हमको मारना पड़ रहा है। यानी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको मरना, लेकिन उसके लिए अपने मन की इच्छाओं को मारने, अपने मन के भावनाओं को पहले डाई करना पड़ेगा। डेथ टू डाई लिखा है ना, ये क्या है, फ्रेज टाइप का है। डेथ टू डाई, मरने के लिए पहले तो मरो, अपने मन की इच्छाओं को भगाओ, कुछ जिंदगी में करने के लिए या कुछ ऊंचा स्तर पर जाने के लिए अगर कहेंगे तो हमें डेथ करना पड़ेगा। डेथ टू डाई, पहले खुद अपनी इच्छाओं को मारो कुछ आगे करने के लिए। सिंपल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है इस पैराग्राफ में, सॉरी स्टैंजा में खत्म हो गया। अब स्टैंजा नंबर 2 स्टार्ट होता है, मिटा दो ये, चलिए। टू है, वहां फुल स्टॉप दिया ना डाई के बगल में। अब 2 स्टार्ट होता है स्टरडे नाइट से। फुल स्टॉप अभी नहीं आया था, सब कॉमा था, दिख रहा है शुरू से, स्वीटेस्ट लव से स्टार्ट करके डाई तक आएंगे। DY डाई तक क्या है, फुल स्टॉप था कहीं बीच में नहीं था, कॉमा था, स्लैश था, सेमी कोलन था, लेकिन फुल स्टॉप नहीं था। तो पहला स्टैंजा खत्म हो गया। क्लियर है? तो पहला स्टैंजा कितना लाइन का है, सोनेट है, तो 8 लाइन हुआ कि नहीं हुआ, गिनो, 8 लाइन हुआ, गिनोगे तो 8 लाइन हो जाएगा, है ना 8 लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे नाइट, यस्टरडे नाइट पोयम में अलाउ रहता है टोन बनाने के लिए, हम लोग आधा अधूरा भी वर्ड पोयम में लिखते हैं, हिंदी हो या अंग्रेजी पोयम हो, टोन बनाने के लिए वर्ड को हम घुमा फिरा सकते हैं। कवि को ये छूट मिली है, हम नहीं कर सकते, जो कवि है लोग, जैसे लिखा हुआ यस्टर नाइट, यहाँ पर डे छिप गया ना, यस्टरडे नाइट, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कल की रात, यस्टरडे नाइट, या बीती हुई रात, लास्ट नाइट। क्लियर है? तो बीती हुई रात, यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस,
कल की रात सूरज भी चल गया। अपने प्रेमिका से बात करेगी, कल की रात द सन वेंट हेंस, सूरज भी चला गया। सन भी क्या हो गया? चला गया। यानी कल की रात मेरी अंतिम रात थी, मेरे जीवन से सूर्य ही चला गया, प्रकाश ही चला गया। यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, लेकिन आज सुबह हुआ फिर सूरज आ गया। ऐसा में कल की रात सूरज चल गया था, लेकिन सेकंड में कह रहा है कि एंड इट, तब पर भी, इट मतलब तब पर भी इज हियर टुडे, आज है, आज उसका प्रकाश है। कुछ तुलना किया जा रहा है जीवन में, सूरज को मान लेंगे तो सूरज क्या है, रात में सूरज का प्रकाश तो खत्म हो जाती है, लेकिन दिन में फिर आ जाता है। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्यों, इसका उदाहरण लिया जाए। ये सन है, सन मतलब सूरज, सन मतलब सूर्य या सूरज। यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इट इज हियर टुडे, कह रहा है कि कल की रात या बीती रात सूरज भी चला गया था, लेकिन इस प्रकार आज फिर से यहां पर मौजूद है सूरज सुबह में। यानी नाइट में चला गया, सुबह में फिर आ गया, वो तो है ही, सूर्योदय होगा तो सनराइज और सनसेट होता है। तो आगे नेक्स्ट में उसी का है तीसरा लाइन, ही हैज नो डिजायर नो सेंस, इस सूरज के पास न चाहत है न कोई इच्छा है। ये जो सूरज है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ही लगा हुआ सन के लिए, ही हैज या हैथ पुराना इंग्लिश है, ही हैथ नो डिजायर, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, नॉर सेंस, ना उसकी कोई चाहत है, ना कोई समझ है, ना कोई बुद्धि है उसके पास। जैसा प्रकृति को उसको बनाया अपने नियम पर उठता है और डूब जाता है, ठीक उसी तरह इसके जीवन में है। कह रहा है कि ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ टू सॉर्ट अवे, ना उसके लिए कोई रास्ता है, ना उसके लिए कोई अधूरा रास्ता है, नॉर हाफ, ये भी पुराना इंग्लिश में लिखा हुआ है हाफ, हाफ सो सॉर्ट अवे, सो छोटा रास्ता भी नहीं है उसके लिए, ठीक है। यानी कि देख लो बोर्ड पे देखोगे तो समझ में आएगा। ये सूरज का तुलना किया जा रहा है कि सूरज कल रात में चला गया था, कल की रात फिर आज आ गया है, और सूरज के मन में ना कोई इच्छा है, ना कोई समझ, ना बुद्धि है, ना कोई चाहत है, और ना उसके लिए कोई छोटा सा रास्ता है। क्लियर? आगे, देन फियर नॉट मी, तब मेरे लिए तुम क्यों डरती हो? प्रेमिका, प्रेमिका से बातचीत हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। देन फियर नॉट मी, मेरे लिए तुम डरो मत, मेरे लिए भयभीत मत करो, मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। अरे समझ में, यहां पे लिखा है देन फियर मतलब भय खाना, डरना। देन फियर नॉट मी, मेरे लिए तुम चिंता मत करो मेरी प्रेमिका। क्लियर है? बट बिलीव, पर मुझ पर विश्वास करो, बट वी लिव, पुराना इंग्लिश है, ठीक है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन विश्वास करो कि मैं भी अपने कार्य को कर दूंगा, जिस लक्ष्य पे मैं जा रहा हूं उस लक्ष्य को क्या कर दूंगा, कार्य को कर दूंगा। लेकिन क्या करूंगा, उदाहरण दे रहा है, इससे रिलेट कर रहा है सन से। सुनिए, स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन दी, कह रहा है कि सूरज से भी ज्यादा स्पीड से मैं उस अपने राह पर जाऊंगा, जिस राह पर मैं तुझसे आज लास्ट मुलाकात करके जा रहा हूं। वही कह रहा है कि बट बिलीव दैट, मुझ पर विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मैं तेजी से यात्रा करूंगा। क्या करूंगा? तेजी से अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए मैं यात्रा करूंगा उस ट्रैवल में, रास्ता में। जर्नी सिंस आई टेक, क्योंकि चूंकि मेरे पास क्या है, सिंस आई टेक मोर विंग्स, मेरे पास और पंख लग चुके हैं, यानी कि मेरा मनोबल बढ़ चुका है, मेरा मनोबल, मेरा अंदर की ताकत, उसको बोलते हैं विल पावर। क्या बोलते हैं उसको? विल पावर, मन की जो शक्ति होती है, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अगर मजबूत रहेगी तो हम आगे जीवन में कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे में एनकरेजमेंट रहेगी, साहस रहेगी, बोल्डनेस रहेगी, परसिस्टेंस रहेंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, ठीक है। तो वही कह रहे कि मेरे पास क्या है, सिंस आई टेक मोर विंग्स, मेरे पास पंख है, यानी साहस है। मेरे पास क्या है जी? साहस है, कुछ करने के लिए मेरे पास जुनून है, जोश है मेरे अंदर। एंड स्पर्श देन दी, और मेरे पास उसके लिए उद्देश्य है। ये नहीं कि जोश लेकर चल रही, मेरे पास मोटिव्स है। स्पर्श मतलब क्या होता है? मोटिव्स। एंड स्पर्श देन दी, और उससे ज्यादा मेरे पास मोटिव है, उद्देश्य है, सूरज से भी ज्यादा उद्देश्य है, देन दी। अब इसमें साफ साफ हम लोग को देखना है क्या कर रहा है, तुलना किया गया है। जैसे सूरज रात में चला जाता है, सुबह में आ जाता है। क्लियर है? और तीसरा गुण कह रहा है कि ना सूरज की अपनी कोई इच्छा है,
ना इसकी कोई चाहत है, ना कोई समझ है, ना कुछ है, ना सेंस है, ना उसके लिए कोई रास्ता है। लेकिन मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं उसके लिए तुम डरो मत। देन फियर नॉट मी, मेरे लिए तुम डरो मत, परंतु उसके बदले में, डर के बदले तुम मुझ पर विश्वास रखो। यू मस्ट हैव रिलायंस, यू मस्ट हैव फेथ, यू मस्ट हैव बिलीव इन मी। तुम मेरे अंदर विश्वास करो कि ऐसा मैं कर दूंगा, उससे भी ज्यादा तेजी से मैं अपनी यात्रा को, लक्ष्य को प्राप्ति करूंगा। सिंस क्यों? क्योंकि मेरे पास सांस है, दिल से पंख जम चुके हैं मेरे अंदर, एंड स्पर्श देन दी, और उससे भी ज्यादा मेरे पास उद्देश्य है। इसके पास तो कुछ उद्देश्य नहीं था, ना इच्छा थी, ना टैलेंट था, ना चाह था, लेकिन मेरे पास रास्ता भी है और मेरे पास स्पर्श भी है। SPURRES, क्लियर हो गया? किसमें कोई डाउट? स्पर्श मतलब मोटिव, मेरा जहां जा रहा हूं उसके लिए मेरे पास लक्ष्य है, उद्देश्य भी है। बिना उद्देश्य का मैं आगे नहीं बढ़ूं। आगे बढ़े तो स्टैंजा नंबर 3 में आएंगे। 15 लाइन खत्म हो गया। चलो मिटा दो। ठीक, टाइम बहुत है अभी, चलिए। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ओ हाउ, फीबल मतलब कमजोर होता है। फीबल मतलब क्या होता है? वीक, कमजोर। WEAK, WEEK मत लिखना, वो वीक मतलब सप्ताह हो जाता है। वीक मतलब कमजोर। क्या होता है? कमजोर। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, आज कितने मानव की शक्तियां कमजोर हो चुकी हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मानव की शक्तियां कितनी कमजोर हो चुकी है। दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसके जीवन से अच्छे दिन चले जाएं या बैड लक होने लगे। वही कह रहा कि ओ फीबल इज मैन्स पावर, हाउ दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, भाग्य, हाँ, अगर उसके अच्छे दिन, सिंपल समझ लीजिए, मोदी जी का भाषण है, अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन चल भी रहा है अभी हमारे भारत में। तो इफ गुड फॉर्चून फॉल, ठीक है। कैन नॉट एड अनदर आवर्स, सुन लीजिए, मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद समझा। कैन नॉट एड अनदर आवर्स और नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉर्ड, और बट, क्या लिखा है जी? बट कम बैड चांस, बट कम बैड चांस। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करना। कविता ये एक बार नहीं समझेंगे तो बार बार नहीं समझ में आएगा, एक बार समझ गए तो हमेशा समझ में आएगा। इसका मतलब क्या? ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर कितना खोजते रहिए डिक्शनरी, इसका अर्थ बताना बहुत मुश्किल होता है। कविता है, इसके अंदर अर्थ छिपे हुए रहता है। तो वहां तक तो सूरज से तुलना कर रहा था वो कवि अपने आप को, और साथ दिला रहा है अपने पत्नी को या अपने लवर को कि हम जा रहे हैं, तुम मेरे लिए चिंता मत करो, बल्कि मेरे ऊपर विश्वास करो। आगे अब कर रहा है कि एक थ्योरी बता रहा है कि आज इंसान कितना कमजोर हो चुका है। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, एक व्यक्ति की शक्ति कब कमजोर हो जाती है? कब? जब उसके जीवन में गुड डे नहीं रहता है, तब। जब उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, जब उसके जीवन में कष्ट आती है, जब उसके जीवन में दुख आता है, संघर्ष आता है, तब उसका शक्ति कमजोर होने लगती है। होता है कि नहीं? यही रियलिटी है। ओ हाउ फ्यूअल इज मैन्स पावर, कब? जबकि इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसके सामने संकट आ जाए, बाधा आ जाए, परीक्षा में पड़ जाए, तब पता चलेगा कि उसका मन की शक्ति कितनी, वही विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। भले हमारा देह मजबूत होना हो, लेकिन अंदर का साहस रहेगा तो हम उस पुल को पार कर जाएंगे। मान लो कोई पुल पार करना है, पानी, हम डरेंगे, करे मेरा मोजा भीग जाएगा, जूता भीग जाएगा, लेकिन साहस रहेगा, अगर बल के साथ अगर जंप मार जाएंगे तो उस पार हो जाएंगे हम लोग। हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो वही है, हमारे अंदर में विल पावर होना चाहिए। गुड फॉर्चून ना रहे, गुड फॉर्चून नहीं है, इसका मतलब गुड फॉर्चून फॉल का मतलब सीधा लिखेंगे बैड फॉर्चून, ये लिखेंगे बैड फॉर्चून या बैड लक, बैड लक। दुर्भाग्य के समय में इंसान की जो शक्तियां होती है, पावर होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, विल पावर को मजबूत रखना है। आगे क्यों डिक्रीज होती है? और वो अफसोस करने लगता है और कह रहा है कभी
कि कैनॉट, वह इंसान 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता। जो घंटा बीत गया, जो समय बीत गया उसमें हम 1 घंटा जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो परीक्षा है 1 घंटा, तुमको सर और 5 मिनट छोड़ दीजिए, कॉपी छिना गया, तो तुम 5 मिनट जोड़ सकते हो क्या? नहीं, तुमको 1 घंटे में मैनेज करना है। वही कह रहा है कि जब तक अच्छे दिन है तभी तक बढ़िया से अपनी शक्ति को यूज कर लो, फिर तुम चल जाओगे तो अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। कहा गया ना कि होठ पश्चात क्या है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पश्चाताप करने से होगा क्या, है ना? जब जाल लगा के तुम बैठे हो और चिड़िया तुम्हारे आंगन में आकर खा के चलेगी तो फिर पश्चाताप करने से क्या फायदा? उसी समय रस्सी खींचते जाल में फंस जाती चिड़िया। यानी कहने का मतलब जब अच्छे दिन है तो उसी समय अपने विल पावर को क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। आगे क्यों? क्योंकि पहला कारण कि तुम उसमें 1 सेकेंड भी जोड़ नहीं सकते हो, और तीसरा कह रहा कि जो चला गया उसको तुम रिकॉल भी नहीं कर सकते। जो समय बीत गया उसको हम वापस ला नहीं सकते। जो मेरे मुंह से वाणी चला गया, जो मेरे अभी समय बीत गया, मैं से मान लो 9:20 हो रहा है, तो 9:20 फिर आएगा? आज के डेट में नहीं आएगा, खत्म हो गया, इतिहास बन गया। उसी तरह जीवन में भी अगर कोई समय बीत गया तो फिर वापस वो लौट कर नहीं आता। नॉर अ लॉस्ट आवर, खोया हुआ समय फिर वापस नहीं। रिकॉल करना मतलब वापस लाना या याद करना। बट कम बैड चांस, बल्कि और खराब समय आ जाएगा। आ जाएगा जी, बल्कि बैड चांसेस हमारे जीवन में आ जाएंगे। लिखा हुआ है वो मनुष्य की शक्ति कितना कमजोर है, यदि अच्छा भाग्य गिर जाता है या बीत जाता है तो 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं, ना ही बीते लम्हे हम वापस ला सकते हैं, बल्कि उसके बदले में बुरा समय आ जाता है। क्लियर है? पेज नंबर 128 पे चलते हैं। थर्ड स्टैंजा ही चल रहा है ना अभी, इसी का पार्ट होगा ऊपर में। पेज नंबर 128। एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, मिटा देंगे सब या इसी में लिख देता हूं, 2 लाइन है तब मिटा दूंगा। लिखा है लास्ट सेकंड, थर्ड लाइन है, थर्ड लास्ट है। एंड वी ज्वाइन, ज्वाइन मतलब टू ईट आवर स्ट्रेंथ, टू ईट आवर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, एंड we teach it art and length, art and length। समझ में रहा? मिल रहा है, स्ट्रेंथ लेंथ, th और लास्ट है ईट सेल्फी, ईट सेल्फी और अस, सेल्फी और अस, और अस टू एडवांस। समझ गए बातों को? कह रहा है कि उस पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। हम अपने कला और शक्ति से उसे सिखाते हैं, लेकिन उस पर हम काबू नहीं पा। किस पर? समय पर। जो समय बीत गया, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम अपने बल से उस पर काबू पाते हैं कि नहीं अच्छा चीज, चलो हम अच्छा काम करेंगे, मेरा वर्चस्व चलेगा, लेकिन वो चल गया तो फिर हम इसको वापस नहीं ला सकते हैं। वही लिखा है कि हम लोग तो एंजॉय करते हैं, वी जॉय, जॉय मतलब क्या होता है? आनंद करना उस समय में। टू ईट आवर स्ट्रेंथ, जितना हमारी ताकत रहता है उससे हम पूरा मस्ती से उसको प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं समय को। आगे वी टीच, यहां तक कि हम अपने कला से, अपने कामों से, एंड लेंथ, वही लिखा है कि मैं अपने कला और शक्ति से, लेंथ मतलब यहां हो गया पावर, माइट, लंबाई नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? माइट या पावर, लेंथ मतलब हम अपने शक्ति से, अपने कला से उसको कंट्रोल करते हैं, उसको सिखाते हैं, लेकिन अंततः कह रहा है इट सेल्फ यू आर अस टू एडवांस, लेकिन ये बहुत एडवांस हो चुकी है, समय बीत चुका है, समय बीत चुका है, बहुत एडवांस हो चुकी है। क्लियर है यहां तक? तो पार्ट ए खत्म हो गया। इस पोएम का पार्ट बी के ऊपर हम चलते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला बी 1.1 में लिखा हुआ है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी एंड एफ, ट्रू एंड फॉल्स लगाना है, यही ना? तो ट्रू एंड फॉल्स में लगा सकते हैं आप लोग। क्या है बताइए, बनाकर दिखाइए हमको, झड़ देते हो केवल ऐसा ही है, एक टी चाहिए, एक एफ, ऐसे बनाइए रफ कॉपी पे, झड़ दे बनाइए।
हो जाएगा, बन जाएगा कि बनवा दूं? पहला कह रहा है कि द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। वो अपने प्रेमी से उब चुका है इसलिए जाना चाहता है। नहीं, फॉल्स है, फॉल्स। सेकेंड, द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। क्या दूसरा स्त्री उसको मिल गई है? नहीं, वो जा रहा है किसी मिशन पे, ये भी फॉल्स है। तीसरा, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक्स। जो सन से भी ज्यादा दूरी तय करना चाहता है, सही बात है, ट्रू होगा, स्पीडियर देन सन। डी, मैन्स पावर इज वेरी बिग। मानव का जो शक्ति है बुरा समय में कमजोर हो जाता है, बात सही है। ई, ट्रू होगा डी का। द पोएट लव्स हिज बिलव्ड सो इंटेंशनली दैट ही विल कम बैक वेरी सून। अपने पत्नी से इतना प्रेम करता है, कोई जल्दी लौट कर आएगा, बात तो सही है। कोई भी आशा दिला रहा है, आशा ही नहीं दिला रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं अपना काम लक्ष्य पूरा करके आ जाऊंगा। क्लियर है? क्वेश्चन पे आते हैं, शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन बी 1.2 का 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। Why does the poet want to go away from his beloved? क्यों वो दूर जाना चाहता है अपने प्रेमिका से? हाँ, कुछ करना चाहता है, लिखा नहीं डायरेक्टली, लिखेंगे कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए वो जाना चाहता है, यानी सेक्रीफाइस करना चाहता है। सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? त्याग करना चाहता है। आगे, What are the things that the sun does not have? सूरज के पास क्या नहीं है? उसका ना कोई डिजायर है, लिखे थे ना, ना उसकी इच्छा है, हाँ, ना उसका कोई रास्ता है, और ना कोई सेंस है। यही तीन चीज उसके पास नहीं है। आगे, व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर? क्या चीज उसको स्पीडियर बनाता है? उसके पास विंग्स है, स्पर्श है, बस वही दो चीज। चौथा, व्हाट मीन्स अ मैन पावर फीवर? क्या हमारे कमजोर बना देता है मानव शक्ति को? बैड फॉर्चून, या यदि इफ गुड फॉर्चून फॉल। दो आंसर हो सकता है, सिंपल कहेंगे तो बैड फॉर्चून या बैड लक, या यदि गुड फॉर्चून गिर जाता है, अच्छे दिन बीत जाते हैं या अच्छे समय। आगे, हाउ डू सिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर? रोना और धोना आगे आएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि वेन दाऊ, मिटा देंगे सब। चलिए पार्ट बी देखेंगे, इसका खत्म कर देते हैं इसको। आज कल टेस्ट होगा, तैयारी करके आना है दोनों चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्लस है। ऑब्जेक्टिव वही पैटर्न पे रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव, फिर ग्रामर कुछ रहेंगे उसमें से, जो आपका सिलेबस है 12th क्लास का, मैं उस पैटर्न पे दूंगा। जाके मॉडल पेपर गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं, पेज नंबर 128, पैराग्राफ नंबर, सॉरी स्टेंजा नंबर 3 है, हाँ 3 ही चल रहा है, फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। लिखता है कि वेन दाऊ, दाऊ मतलब यू, दाऊ मतलब क्या होता है? यू, जब तुम, वेन यू साइज, साइज मतलब रोती हो, क्या करती हो? रोती हो। दाऊ साइज्ड नॉट विंड, नॉट विंड, बट साइज्ड माई सोल अवे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा चीज और इमोशनल बातें कर रहे हैं कवि जी। कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो, क्या करती हो? रोती हो। साइज मतलब क्या ना? रोना, क्राई। जब तुम रोती हो, सॉरी रोती नहीं, सिसकिया मतलब सांस लेना। साइज मतलब क्या होता है? सिसकिया। जब रोते हैं तो नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा आवाज सिसकता है, आधा हंसेगा, आधा रोएगा, आधा बात ही सुनता है। सिसकिया का मतलब क्या? माई बाबू काट डाटा तो रोते रहे, सुनते रहे, आज जब मारते हैं थप्पड़ जोर से तो एकदम रोने लगते हैं, माई बाप को नहीं देखेगा। तो दोनों में अंतर है, रोना में सिसकिया में अंतर है। तो श्रेष्ठ मतलब सिसकिया, सिसकना, सिसकिया, यानी कम स्पीड में रोता है। जब 2 थप दे देंगे तो स्पीड में पूरा रोने लगेगा। तो वही कह रहा है कि जब तुम सिसकियां लेती हो, जब तुम अपने आप में धीरे धीरे रोती हो, तुम्हारी सिसकियां हवा नहीं होती है। क्या लिखा है? दाउ साइस्ट नॉट विंड, तुम्हारी हवा नहीं है, बट हमारी आत्मा को दूर कर देती है। यानी मैं भी खो जाता हूं तुम्हारे में। जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा भी तुम्हारे अंदर क्या हो जाती है? खो जाता हूं, मैं भी दुखित हो जाता हूं तुम्हारे दुख से। अरे भावना समझ में, फीलिंग्स को समझना है, कवि को भावना कि वेन दाउ, जब तुम सिसकियां करती हो यानी रोती हो हल्का हल्का, तो वो केवल हवा की तरह नहीं है, उसके साथ मेरी आत्मा भी बह जाती है, हम भी रोने लगते हैं। ये कौन कवि है जी? ऐसे रोता है कोई?
इन सिंपल अपने इमोशंस को कवि जी बता रहे हैं, जॉन डॉन। आगे, When thou weep it, हाँ, जब तुम चिल्लाती हो यानी रोती हो, अब आया नहीं, उससे सीख रही थी। When thou weepst, ठीक है, weepst unkindly, unkindly kind, my life blood doth decay, बाप रे बाप, कितना भारी चीज बोल रहा है। My life blood, मेरे जीवन भर मेरे शरीर का खून सूख जाता है। डॉट डीके यानी तुलना किया गया, जस्ट ये कविता है तो बढ़ा चढ़ा के दिया गया है कि जब तुम सिसकियां लेती हो तो केवल हवा ही नहीं रहती, उस हवा के साथ मेरी आत्मा भी बह जाती है, मैं भी उसमें दुखित हो जाता हूं। दूसरा कारण कि जब तुम रोती हो अनकाइंडली, एकदम दाया निर्दयता से, यानी एकदम लात पैर पटक पटक के रोती हो, नहीं होता है कोई बच्चा रोता है तो हमको ना चाहबे करी, चॉकलेट चाहबे करी, मार मुका उका मारने लगेगा, तोड़ देगा टेबल पर साहब, है ना। तो यही कहते जब तुम रोती हो निर्दयता से तो हमारे शरीर का रक्त एकदम डिके हो जाता है। डिके मतलब क्या? बर्बाद होना, मेरा ब्लड सूख जाता है, मेरे शरीर का ब्लड सूख जाता है, मेरे जीवन का ब्लड क्या हो जाती है? सूख जाती है। इसका मतलब क्या? इससे पता चल रहा है कि जब तुम दुखित हो तो मैं भी दुखित होता हूं। आगे, यहां तक क्लियर है ना? इट कैन नॉट बी, यह हो नहीं सकता, इट कैन नॉट बी दैट, यह नहीं हो सकता कि दाउ लॉस्ट मोस्ट, दाउ लॉस्ट मी, दाउ लॉस्ट मी, ये नहीं हो सकता कि दाउ लॉस्ट मी एज दाउ सेस्ट, एज दाउ सेस्ट, ये नहीं हो सकता कि जैसे तुम कह रही हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसा तुम प्रेम नहीं करती होगी, बल्कि उससे भी बढ़ चढ़ के करती होगी। इफ, यदि, इन दाइन, तुम में, इन दाइन, माई लाइफ दाउ वेस्ट। सुन लीजिए, इसका हिंदी लिखा है कि जब तुम सिसकियां लेती हो तो तुम्हारी सिसकियां हवा ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी दूर कर देती है, मैं भी खो जाता हूं, मैं भी टेंशन में आ जाता हूं। और जब तुम रोती हो निर्दयता से तो हमारे शरीर के ब्लड सूख जाते हैं, हमारे शरीर के ब्लड बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। जब तुम रोती हो तो मेरी जान जो तुम्हारे अंदर है मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि तुम मेरे जीवन के एक बेहतर हिस्सा हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट ऑफ मी, दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, लिखा है ना जी, दाउ आर द बेस्ट ऑफ, तो तुम मेरे जीवन के एक हिस्सा हो। हाँ, आर है, आर्ट नहीं, पुराना इंग्लिश है, इसको क्या बोलेंगे? आर, क्या पढ़ेंगे? आर। यू आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरा हिस्सा हो, क्या हो? हिस्सा हो। यही है ना, समझ गए आप लोग? वही कह रहे हो कि जब तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कि जैसा तुम कहते हो वैसा नहीं है, कि जब तुम रोती हो तो मेरा जान अटक जाता है, मेरा जान तुम्हारे अंदर वास करता है, जब तुम रोती है तो मुझे भी तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि यू आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरा जीवन का एक बेहतर हिस्सा हो, मेरे जीवन का एक बेहतर पार्ट हो। क्लियर है? आगे बढ़े, लास्ट 4 लाइन। लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट, मिटा दिया सब। इसमें कोई डाउट है जो नहीं समझ में आया ऑनलाइन? बोलिए। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं, यहाँ धीरे धीरे रो रही है, यहाँ ठप मारा ज्यादा हो रही है। यहाँ कह रही है कि जो तुम प्यार हमसे करते हो या करती हो वो प्यार वैसा नहीं है। तुम्हारा प्यार में इतना बल है कि तुमको रोने से मेरा जीवन क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। मैं तुमसे जितना प्रेम करती हूँ मैं उससे भी ज्यादा तुम्हारा क्या जीवन का एक हिस्सा हूं। क्या हूं? तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा हूं। मुझे क्या होती है? तकलीफ होती है। जब तुम रोती हो तो मेरे जीवन को भी तकलीफ होता है, मैं भी अंदर से दुखित हो जाता हूं, मैं भी अंदर से कुंठित हो जाता हूं, मैं भी अंदर से भावनात्मक में डूब जाता हूं, भावनाओं में, जब तुम रोती हो। क्यों? क्योंकि यू आर द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम मेरे जीवन की एक बेहतर हिस्सा हो, एक बेहतर पार्ट हो, भाग हो। मिटा दूं? कोई डाउट है समीर? चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टैंजा खत्म करते हैं इस पोयम को। इसमें सिंपल लव मैटर्स को दिखाया गया है, कैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका के बीच में बातचीत चल रहा है, एक दूसरे के प्रति कितने लोग प्रेम करते हैं उसको दिखाया गया। लास्ट लाइन से, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग मतलब नाजुक दिल, क्या बोलेंगे? नाजुक, एकदम मुलायम, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन को डिवाइन बोलते हैं, हार्टेड पर्सन, या एकदम मन से पवित्र आदमी जो होता है ना उसको बोलते हैं डिवाइन हार्ट।
यानी दैवीय हृदय वाला आदमी है, पवित्र आदमी है, एकदम नाजुक आदमी है, इमोशनल हो जाता है जो फॉर थिंक मी एनी इल, फॉर थिंक मी एनी इल। डेस्टिनी लिख देता हूं तब समझा देता हूं। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे द फियर्स until the fears fulfill but think that we are but turned turned aside to sleep they who one another keep alive and never apart, part बहुत अच्छा चीज लिखा है, सुन लीजिए, खत्म हो गया पोएम। बढ़ो आगे और समझने की कोशिश करना है हम लोग को। लिखा है कि लेट नॉट दाई डाइनिंग हार्ट, तुम अपना नाजुक दिल को फॉर थिंक मी एनी, मेरे बारे में सोच कर अपने मन को खराब मत करो, अपने आप को बीमार मत करो। इल मतलब क्या होता है? बीमार करना। अपने आप को सोचकर और अपनी स्थिति को, हालात को खराब मत करो रो रो कर मेरे बारे में कि मैं तुमसे जुदा रहा हूं। मैं जुदा नहीं हो रहा हूं, बल्कि क्या हो रहा है उससे आगे लिखा है लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट, तुम्हारा नाजुक दिल है जो साफ दिल हो, तुमको ये सोच कर अपने आप को खराब मत करो, अपने आप को बदतर स्थिति मत करो, नाराज मत करो, अपने आप को गुस्सा मत दिलाओ, अपने आप को हालत खराब मत करो। होता है ना जी, जैसे मान लो किसी का मौत हो जाता है घर में, आदमी कितना रोते रोते बहुत कमजोर रहता है, हो जाता है ना, रोते रोते आंख खुल जाएगा पूरा। उसी तरह बेचारा जुदा हो रहा है तो लड़की या जो भी महिला है, लवर है इसकी, वो क्या हो रही है, उस बहुत इमोशनल होकर एकदम नाजुक हो गया, उसका दिल एकदम पिघल चुका है। इसलिए कह रहा कि अपने आप को ज्यादा तबीयत खराब मत करो, निराश मत हो। क्यों? हाँ, कह रहा है कि यदि भाग्य चाहे, डेस्टिनी मतलब क्या होता है? यदि भाग्य चाहे, अगर ईश्वर चाहे, भाग किसको बोलेंगे? गॉड को ही। यदि भाग चाहे तो गॉड विल फुलफिल योर फियर्स इनटू फुलफिल। सुनिए, अगर भाग ऐसा है, समय ऐसा आएगा कि डिवाइन में टेक दाई पार्ट, हो सकता है भाग हमें तुमसे अलग कर दे, लेकिन ऐसा भी समय आ जाएगा कि तुम्हारे डर को क्या कर दे? पूरा कर दे। क्या कर दे? डर को पूरा और सच कर दे। लिखा है ना, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है भाग ऐसा आए या समय ऐसा आए, बुरा समय कि हम लोग एक दूसरे से क्या हो जाए? जुदा हो जाए, और हम लोग के जो अंदर डर है कि हम लोग एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, वो सच हो जाए, फुलफिल हो जाए। अरे समझ में भावना? ऐसा हो सकता है, मे भी, क्योंकि हम इंसान है, समय को कोई जानता नहीं है। तो डेस्टिनी करे कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हम लोग को हो सकता है भाग्य अलग कर दे, आने वाले समय में हम अलग हो जाए, और ऐसा सच भी हो जाए, हमारे अंदर जो डर है कि हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, ये फुलफिल भी हो जाए, सच भी हो जाए ये भाई, ये डर। बट थिंक दी वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, लेकिन तुम ऐसा सोचो कि हम लोग दोनों एक साथ हैं और एक साथ करवट बदलकर हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग कहीं किसी से जुदा हुए नहीं हुए, लेकिन इसके बजाय यह सोचो कि हम एक साथ करवट बदल रहे हैं। यानी हम एक रास्ते पे जा रहे हैं, तुम एक रास्ते पे, इधर घर संभालो, बच्चों को देखो, परिवार को देखो, हम भी उधर बाहर के जीवन को अपना करके आता हूं, लक्ष्य प्राप्ति करके। अरे समझ में? तो दोनों स्लीप का मतलब, इसका मतलब कि एक साथ सोए, स्लीप का मतलब कि मैं एक तरफ हूं, तुम एक तरफ जीवन संभालो। अरे समझ में? और कोई भी व्यक्ति होता है, मान लो एक सरवाई है, तो दोनों के सहयोग से ही परिवार चलता है। चलेगा कि नहीं चलेगी? दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, हाँ होना चाहिए। आगे लिखा है कि दे हु वन अंडर कीप, और हम एक दूसरे को देखभाल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? रख रखाव करेंगे, कीप करेंगे, और इसी से हमारा जीवन अलाइव रहेगा। अलाइव नेवर पार्ट देयर, इस तरह हम दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के दिल में हम लोग रहेंगे, वास करेंगे। खत्म कहानी। कितना अच्छा इमोशनल स्टोरी था, है ना? हो सकता है समय आए तो हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाए, और हमारे अंदर जो डर है कि हम लोग जुदा हो जाए, वो सच भी हो सकता है, परंतु इतना हिम्मत रखना है, इतना हमें सोचना है कि हम लोग एक दूसरे के असाइड हैं। दैट मीन्स वी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, हम लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो साइड होता है ना जी, टॉस एंड टेल होता है ना, हेड एंड टेल। तो इसी तरह जीवन है, दुख और सुख एक जीवन की एक कहानी, एक पहलू है। वही कह रहा है कि देयर आर टू
साइड्स ऑफ अ कॉइन, किसी भी जीवन के दो पहलू होते हैं, दो फेज होते हैं, एक तरफ महिला तो एक तरफ पुरुष, एक तरफ सुख तो एक तरफ दुख, एक तरफ मिलान तो एक तरफ बिछड़ाव, पता है ना। कुछ समय पहले हम तुमसे मिले थे, आज किसी काम के लिए हम यहाँ से जुदा रहे, वही करके मैं तुमको हमेशा के लिए नहीं छोड़ के जा रहा हूं, डू नॉट गो, पहले ही हेडिंग दिया है कि प्रेमिका मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता हूं या नहीं जा रहा हूं। और इसलिए कह रहा है कि हम लोग दे हु वन अनदर कीप, हम लोग एक दूसरे को ख्याल रखेंगे, ख्याल रखेंगे, देख रेख करेंगे, क्यों, और इसी से हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। वो लिखा है कि जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। भले ही हम कहीं और हैं, तुम कहीं और हो, लेकिन मन में अगर किसको बसा है तो ईश्वर और उसका भक्त कभी अलग नहीं हो सकता। कब, जब उसको अपने मनों में रोज पूजा प्रार्थना आराधना करे। उसी तरह प्रेमी लोग होते हैं, जब अपने प्रेमिका को दिल में बसाए हैं तो कभी भी अलग नहीं हो सकते, भले शरीर से अलग हो लेकिन तन में, सॉरी मन में एक हो। दो तन और एक मन, क्लियर है, खत्म। तो कल ब्लास्ट करने के लिए एकदम बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए। चैप्टर 1 रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टोटल और पोएम का टोटल। फिर नेक्स्ट छुट्टी के बाद हम आएंगे तो फिर नेक्स्ट न्यू चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन के बाद क्या पढ़ना है, बड़ा चैप्टर है जी, छोटा होगा ये सबसे बड़ा। हाँ, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, अपना देश के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ठीक, थैंक यू।